नमस्कार। भोजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक चिर प्रतीक्षित चुनाव जम्मू और कश्मीर की घोषणा हो गई है। घोषणा तो इसकी बहुत पहले होनी चाहिए थी। इसी शर्त पर उससे 370 हटाया गया था, 35 से हटाया गया था कि हम शीघ्र वहाँ उसको राज्य का दर्जा देंगे और हम उसका चुनाव कराएंगे। जिस समय उससे विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था, 370 खत्म किया गया था, उस समय भी उसके साथ जाती हुई थी कश्मीर के साथ, तो पूरा देश कह रहा था कि उसके साथ जाती हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। उन्होंने जिद पर आकर के और उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, 370 खत्म किया और कहा कि उसके बाद वहाँ का सब समाधान हो जाएगा, सारा आतंक वहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन मिला क्या? 10 सालों में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भी क्या, उसको फिर और काट करके एक लद्दाख अलग इलाका बना दिया गया और इस तरीके से खंड दर खंड टुकड़ों में बांट दिया गया। हमारे भारत का जो सिरमौर हुआ करता है, दुनिया का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, हमारा जम्मू कश्मीर, उसको खंड दर खंड बांट दिया गया और वो बांटने की कोशिश लगातार होती रही, 10 सालों तक होती रही, उस व्यथा से जूझते हुए। और ये बार बार उसको टालते रहे वहां का चुनाव। बाद में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब तो हद हो गई, आप हर हालत में 30 सितंबर तक आप उसका चुनाव कराइए, संपन्न करवाइए। और फल ये हुआ कि जो इनकी कठपुतली निर्वाचन आयोग इन्होंने बना रखा है, राजीव जी और ये ज्ञानेश और सुखबीर सिंह का, और जो इन्होंने चुनाव आयोग बना रखा है, वो इनके इशारे पर ही काम कर रहा है। होना तो चाहिए था इस समय 4 प्रांतों का चुनाव एक साथ घोषित होना चाहिए था, या चुनाव जम्मू कश्मीर का तो लोकसभा के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। और 4 राज्यों का चुनाव ड्यू था, उसमें भी इन्होंने केवल 2 राज्यों का चुनाव घोषित किया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। उसमें भी हरियाणा का चुनाव एक दिन में होगा, केवल 1 अक्टूबर को एक दिन में यहाँ का पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का चुनाव 90 सीटों के लिए इन्होंने 3 दिन का समय रखा है, 18, 25 और 1 अक्टूबर को वहाँ चुनाव होगा। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगी। खैर, जो भी जैसे हो, स्थिति तो यह है कि इनके सारे छल छंद के बावजूद इन्हें जम्मू कश्मीर में लोकसभा में 10 साल के बाद भी इन्हें कैंडिडेट नहीं मिला, वहां पर खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं मिला। और आज की तारीख में जो स्थिति परिस्थिति है हम सामने देख रहे हैं। खैर, जनतंत्र का ये हमारा जनतांत्रिक देश है और जम्मू कश्मीर की जनता भी अपना मत देना चाहती है, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहती है, अपना सरकार बनाना चाहती है और वो चाहती है कि उसकी पूर्ण स्वायत्तता उसकी कायम हो। और उसको लेकर के जो अभी संग्राम छिड़ा हुआ है और खासकर के जनतांत्रिक तरीके से चुनाव घोषित हुआ है, उस चुनाव के संदर्भ में पूरा देश उत्साहित है कि वहाँ क्या होगा और पूरा देश की इच्छा है कि वहाँ क्या हो, उसकी जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ से आ नहीं पाती हैं। बहुत सारी बातें वहाँ के उपराज्यपाल सतपाल मलिक के द्वारा हम लोगों ने सुना। पूरा देश चौंक गया, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। ऐसी हालत में एक उम्मीद जगी है कि वहाँ जनतांत्रिक तरीके से एक सरकार आएगी, बनेगी। वहाँ क्या स्थिति है, किस स्थितियों में वहाँ चुनाव हो रहा है और आने वाले दिनों में वहाँ क्या होने वाला है, इस चुनाव में क्या होने वाला है, उस पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ और भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर से ये तमाम साथी जुड़ते रहेंगे, हम उनकी बात सुनते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ है जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार अहमद अयाज साहब, और हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से किसान नेता इंद्रजीत सिंह जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम चलेंगे अयाज अहमद साहब के पास कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ के चुनाव के संदर्भ में जनता में क्या उत्साह है, वहाँ के राजनेताओं में क्या उत्साह है और क्या उत्साह आप देख रहे हैं देश और दुनिया के धरातल पर जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसकी अस्मिता को लेकर के, उसकी अस्तित्व को लेकर के। अयाज अहमद साहब जी, जाहिर सी बात है, एक ऐसा राज्य जो हर एक 6 साल के बाद चुनाव में जाता था,
अभी पहली बात कि 10 साल के बाद चुनाव में जा रहा है, और इस 10 साल के दौरान बहुत सी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। बहुत से हालात में बहुत से हालात देखने पड़े। एक तो एलजी का रूल देखना पड़ा, दूसरा उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ा कि 370 को एब्रोगेट भी किया गया, और वो 370 किन हालात में एब्रोगेट किया, कैसे किया हालात, तो उसके भी काफी इफेक्ट्स रहेंगे इस इलेक्शन पर। और 10 साल के बाद किया गया तो उसके भी इफेक्ट्स रहेंगे। और तीसरा, इन 10 साल में बहुत सारे नौजवान बहुत ही इंटरेस्टेड है वोटिंग में, उसका भी इफेक्ट रहेगा। सो ये दो तीन चीजें मिला के इस वक्त एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रहेगी। हमने इसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में खासी तादाद ने पार्टिसिपेट किया, और असेंबली इलेक्शंस में हम उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा ही पार्टिसिपेशन हो जाएगी ये दो तीन चीजों को लेकर। खासतौर जो ये 10 साल के दरमियान जो बीजेपी का रूल रहा, गवर्नर का शासन रहा, एलजी का शासन रहा, जो भी जैसे भी, और एक्सेस इतनी ज्यादा नहीं रही एडमिनिस्ट्रेशन में, इन द एब्सेंस ऑफ जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, लोकल एमएलए होते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनके पास बहुत एक्सेस रहती है लोगों की, वो नहीं रही। और फिर उसके साथ साथ 370 को एब्रिगेट करने के दौरान किन हालात का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को, या उसके बाद में किस सिचुएशन में जाना पड़ा, तो वो सारा कुल मिला के जब हम देखेंगे, एक लोगों में एक जोश है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सामने आ जाए और इलेक्शन हो। अब चूंकि इलेक्शन का इनकाद हो गया है, शुरू हो गया, इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गए, तो बेशक लोगों में एक जोश है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। इसके बावजूद कि लोकल लेवल पर हमारी जो रीजनल पार्टीज है, उनसे भी बहुत लोग खफा है, बदजन है उनका उनका पास्ट देखकर, पास्ट की परफॉर्मेंस देखकर, और कोई मुतबादल भी सामने नहीं आया। तो लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से दूर रखना है, वो एक लक्ष्य लेकर, मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन वोटर्स की बहुत हो जाएगी। और इस मामले को आगे लेने के लिए हो सकता है इसमें कुछ अलायंसेस भी हो जाए, ये भी मुमकिन है। और उस लेवल में, उस माहौल में एक शायद बातचीत हो भी रही है, और कुछ पेशरफ्त भी हुई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान। तो ये मामला रहा कि जहां तक बीजेपी को बाहर रखने की जरूरत है और लोगों को रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगी की हुकूमत मिलने का मामला है, तो उस लिहाज से पार्टिसिपेशन रहेगी बहुत ज्यादा लोगों की, और लोग बहुत जोश में है। अब इसके बाद जो सिचुएशन आ जाएगी कि अलायंस के बाद या अलायंस ना हो, उसके बाद क्या होगा, वो भी एक सूरत हाल सामने आ जाएगी। उसमें भी कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे। एक ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है 370 को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब 370 को एक तो पार्लियामेंट्री लेवल पर एब्रोगेट किया गया, और दूसरा फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी इसको कंफर्म किया गया, तो इन हालात को देखकर ये काफी बड़ा लंबा मसला है 370 को लेकर। और उसके साथ साथ जो भी बाकी मामले हैं, जैसे 35A के तहत जो भी यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुस्तकिल बाशिंदों के जो हुकूक है 35A के तहत, उनको लेकर भी इशू रहेगा, या जो उस मैनिफेस्टो में बात हुई है प्रिजनर्स की को वापस जम्मू कश्मीर में लाया जाए, या पीएसए को रिपील करने की बात की गई, या बहुत सारे मामले जैसे इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ की बात की गई है, उसको कंसेशन देने की बात की गई है। ये बेशक एक जायज मामले हैं और एक सही मैनिफेस्टो है देखा जाए तो। लेकिन अब एक चैलेंज रहेगा कि यूटी में ये मैनिफेस्टो और एलजी के एम्पावरमेंट होने के साथ के हवाले से जो एनहेंसमेंट पावर्स की गई है रिसेंटली एलजी को, क्या उसके चलते ये सारे मामला तय हो जाएंगे, जबकि उमर साहब खुद भी ये बता चुके हैं कि भाई क्या मुझे
एक चपरासी की तैनाती के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो वही उन्होंने सही समझ लिया है कि क्या हालात और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उनका जो मैनिफेस्टो है उसको थ्रू करने के लिए। और दूसरा चैलेंज ये रहेगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की प्रीपोल अलायंस या पोस्ट पोल कोई अलायंस हो जाती है, तो बीजेपी चूंकि सेंटर में है तो एक टकराव रहेगा। और उस टकराव की सूरत में क्या वो अपनी इस एजेंडे को, इस मैनिफेस्टो को पूरा कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। और दूसरा ये कि क्या बीजेपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो चल रही है बात, क्या वो हतमी शक्ल लेस अख्तियार कर सकती है, वो भी एक मसला है। और दूसरा ऑप्शन फिर ये रहता है कि अगर कहीं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पोस्ट अलायंस में जाता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, तो फिर शायद एक रास्ता निकल सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपने एजेंडा के कुछ मामला हल करने में। आई मीन ये कुछ पॉसिबिलिटीज है मोटे मोटे, जो हमको लग रहा है कि अभी जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर ये सूरत हाल है। लेकिन कुल मिला के अगर हम आज की बात करेंगे तो लोग इस मामले में खुश है कि इलेक्शन हो रहे हैं। और ना चाहते हुए भी कि हमने लोकल पार्टीज को वोट देना है, वो शायद लोकल पार्टीज को वोट देंगे। और उसमें जो जरा देखना है, मेरा मानना है शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका ज्यादा स्कोर करेगा। और उसके बाद यहाँ पीडीपी या दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा नेशनल, इसका इंजीनियर रशीद का क्या रहेगा। और जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, शायद बीजेपी वहाँ अक्सर वहाँ ज्यादा सीटें ले लेंगी, ज्यादा असेंबली सीटें ले लेंगे। और दूसरा फॉलो करेगा कांग्रेस उसके बाद में। और फिर जैसे मैंने बात की एनालिसिस की या बाकी का जो रहेगा आगे इलेक्शन के बाद, वो मैंने थोड़ा सा अपना जो मेरा मानना है, जो मेरा सोच है, वो मैंने बता दिया। तो अब देखने की बात है कि आगे क्या होने वाला। जी बहुत बहुत धन्यवाद असगर साहब, आपने विस्तार से अपना चीज़ों पर प्रकाश डाला। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईडी खजूरिया साहब। आईडी खजूरिया साहब, आपका भी स्वागत है। आप अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मंच के आप नेता हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार मिसगर साहब भी जुड़ गए हैं। एक तो चीज़ हम देखेंगे कि अभी अभी अयाज साहब ने जिस तरह का जिक्र किया कि आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को इस धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया है कि चुनाव हो रहा है, चुनाव में सारी पार्टियां जा रही हैं, अलायंस कर रही हैं, लेकिन फिर भी किसी का निश्चित नहीं है कि सरकार बनाने तक वो साथ रहेंगी, नहीं रहेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, कैसे करेगी। आखिर जनता कौन सा विकल्प चुने, क्या चुने। जनता को दोराहे पर तो खड़ा कर दिया है हमारे राजनीतिक पार्टियों ने और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसी स्थिति में जब वहां पर 3,71,000 नए मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, और पहली बार क्या समझिए आप 10 साल के बाद वहां चुनाव होने जा रहा है, इसकी स्थिति बन रही है, तो वहां का उत्साह, वहां की सारी चीजें तो हम लोग उसका आकलन कर सकते हैं। और वहां के प्रवासी कश्मीरियों के लिए भी 3 विशेष बूथ बनाए गए हैं, दिल्ली में, जम्मू में और उधमपुर में। तो इन विशेष बूथों पर कैसे वोट पड़ेगा, क्या वोट पड़ेगा, अब यह भी देखना पड़ेगा। और खास करके ऐसी हालत में जब निर्वाचन आयोग इनके हाथ की कठपुतली हो। और पिछले दिनों हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा, एडीआर की रिपोर्ट अभी आई है कि और तो जो चुनाव हुआ सो हुआ ही, केवल 4 सीटों को छोड़ करके बाकी 538 सीटों पर जितना वोट पड़ा उतना नहीं गिना गया, या तो कम गिना गया या ज्यादा गिना गया। तो ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है, वो क्या करेगी, कैसे करेगी। जबकि अभी फिलहाल ये कल की घोषणा हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया है। और उनका कहना था फारूक अब्दुल्ला साहब का कि सीपीएम भी हमारे साथ खड़ी है। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के जम्मू कश्मीर के चुनाव में खड़ा है। लेकिन वहीं पर एक चीज और भी की है भारतीय जनता पार्टी ने कि पिछली बार जो 87 सीटें थी, वो 87 सीटें बढ़ के अब 90 सीट हो गई है। उस 87 सीट में 4 सीट लद्दाख की भी थी जो अभी बाहर है, मतलब 4 3 7 सीटें उन लोगों ने बढ़ाया है, जम्मू से बढ़ाया है। और जाहिर सी बात है कि निर्वाचन आयोग और कांग्रेस को तो फेवर उसने करना है। तो ये 7 सीटें वो कहीं ना कहीं से इस तरीके से अपना सेट करके चल रहे हैं कि वो 7 सीटें तो हमें कम से कम मिलेंगी। आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो अब हम चाहेंगे इन सारे संदर्भों को पर आपकी टिप्पणी इफ्तिखार साहब, आप इस पूरे चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं और वहां की जनता किस तरीके से देखती है।
इफ्तिकार साहब। थैंक यू। मैं शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे मौका बात करने का दे दिया है। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की राजनीति का सवाल है, तो आज जम्मू कश्मीर की राजनीति पूरे भारतवर्ष के राजनीति से कहीं अलग थलग नहीं है। आज हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, पहले जो महत्वपूर्ण बात है जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए, कि आज जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर के लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी को यकीनी समझते हैं, इसलिए क्योंकि 30 साल में जो यहाँ पे मेजर थ्रस्ट रहा बाइकॉट का, मेन स्ट्रीम से अलहदगी का, उसके नताइज कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि हमने अपनी सियासत को, जम्मू कश्मीर के सियासत को बहुत बड़ा दचका मिला उससे, जो हमें देखने को मिला कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए कहीं जो कम हुआ करती थी, उसका दचका हमें 4 अगस्त 2019 को मिला, जो बहुत ही बड़ा सदमा पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रियासत के लिए था। तो इस हिसाब से आज आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन जब यहाँ पे हुए, जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस मैं कश्मीर की बात करूंगा, जोर शोर था कि लोग चाहते थे कि हम, लोगों को आज यकीन हो गया है कि यही एक सिस्टम है, यही एक सेटअप है जहां पे हम जिसका मौकूफ आ सकता है। तो लोग जोर शोर से इस विश्वास को थामने की कोशिश करते हैं, और इस विश्वास की जब हम बात करेंगे तो अगले साइड से पूरे भारतवर्ष में आज ये देखा जा रहा है, पिछले 10 साल से इस विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस मिल रहा है। इस विश्वास की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है जब वैसे फैसले आ जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होते हैं, जो लोक हित के खिलाफ होते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ होते हैं, तो उस सूरत में वहां पे काम हो रही है। उसका भी आपने देखा होगा कल नेशनल, यहाँ पे हमारे पास आज की डेट में 2 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनका एक रोल बनता है पूरे जम्मू कश्मीर खिते में, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन कांग्रेस का उतना कश्मीर में बोलबाला नहीं रहा है। 2-3 सीट साउथ कश्मीर से होती थी कांग्रेस की, और नॉर्थ कश्मीर से 1 सीट होती थी बिफोर जो ये डिलिमिटेशन हुआ या बिफोर एब्रिगेशन जो हुआ, खाली 2-3 सीटों का, 4 सीटों का सिलसिला कांग्रेस का रहता था। लेकिन आज कांग्रेस को इतना महत्व देके कि आज कांग्रेस की बातों पे पूरा उलझना ये है कि ये दर्शाता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोग पूरे हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग उन हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़ा उठना चाहते हैं जो उस मकसद पे हिंदुस्तान के साथ है, जो उस मकसद को हिंदुस्तान का वो विकार वापस लाना चाहते हैं जो गांधी जी ने डिसाइड किया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया था। तो वो आज दर्शा रहा है यहाँ पे, जो आज आप देख रहे हैं कि देखिए जी, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात देखेंगे, वेस्ट बंगाल में डोमिनेंस ममता बनर्जी की है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोकल इलेक्शंस में ममता बनर्जी कहीं पे कोलिशन में नहीं जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आज पूरा, जबकि पूरी वेव आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तब भी जम्मू कश्मीर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा सेक्रीफाइस देके कांग्रेस के साथ जा रही है। ये दर्शाता है यहाँ पे सीपीआईएम का हमारा एक निशस्त है कुलगाम का, जिसमें आज ये फैसला हो गया कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे। ये दर्शाता है कि हम उस आवाज को यहाँ से, उस आवाज के साथ मिलना चाहते हैं जो पूरे मुल्क भर में आवाज है उन ताकतों के खिलाफ जो इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ चल रही है, जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को दिन ब दिन कमजोर करती जा रही है, जो इस मुल्क के उस अगस्त हाउस को, जिस अगस्त हाउस में मुल्क की तरक्की की बात होनी चाहिए, मुल्क के बढ़ोतरी की बात होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने डिवीजन और मजहब की सियासत से निकलकर हमने कुछ भी नहीं देखा।
तो आप जहां तक ये तो प्रेमा फेशिया है जिसके लिए कॉलिशन यहाँ पे चली। और जहां तक मेरे दोस्त अभी यहाँ पे बोल रहे थे अयाज साहब की जम्मू में बीजेपी का रोल रहेगा, नहीं रहेगा। मैं यकीन से कहता हूं आपको कि जम्मू में सबसे ज्यादा नाराजगी है। जब एबोरेशन हुआ, भले ही जम्मू में पटाखे फूटे, तब जम्मू ने बहुत चेरिश किया था वो, लेकिन फाइनली वक्त के साथ साथ जम्मू वालों ने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया, क्योंकि 370 का जो लैंड राइट्स, जो 35A का मेन जो मेन इम्पैक्ट पड़ा लैंड राइट्स पे, वो लैंड राइट्स के शिकार ज्यादा जम्मूइट्स हुए, वो जम्मू के लोग हुए, क्योंकि जम्मू का बॉर्डर बिल्कुल पंजाब से मिलता है और पंजाब से लोग आने लगे, फैक्ट्रियां आने लगी, लोग आने लगे, उनके रोजगार पे मार लगने लगी, उनके बिजनेस पे, तिजारत पे मार लगने लगी। तो जम्मू में मैं यकीन से कहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू से भी, और कश्मीर से तो सवाल ही नहीं हो सकता, जम्मू से उनका खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर इस कंपैरिजन में आप ले लेंगे कि पिछली बारी तो पार्लियामेंट की 2 सीटें वहां से वो ले गए। देखिए, पार्लियामेंट में मोदी और अमित शाह कॉन्सेप्ट चलता है। जितने भी इनके जो भी, देखिए, इन्होंने इसको मजहब में इतना वो दे हैव इंडल्ज दिस होल थिंग इनटू द रिलीजियस इन अ वे कि लोगों को लगता है कि हम एक मजहब को सपोर्ट करते हैं जब मोदी की और अमित शाह की बात आती है। लेकिन जब लोकल सियासत की बात आती है, जब लोकल डेवलपमेंट्स की बात आती है, जब लोकल राजनीति की बात आती है, तब बीजेपी का आज की डेट में यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं बनेगा। यहाँ पे जितनी भी आज ये कोलिशन में आ गई है, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू से जो मेजर जंग आ जाएगा वो कांग्रेस का आ जाएगा और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का आएगा। लेकिन जो हमें कैलकुलेशन के हिसाब से लग रहा है कि शायद इस कोलिशन में भी 2, 3, 4, 5 सीटों की जरूरत पड़ेगी, जो शायद पोस्ट पोल अलायंस ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कर सकते हैं, और हुकूमत बिल अमूम और बिल खसूस इंडिया अलायंस की होगी यहाँ पे, जो हमें आज की डेट में लग रहा है, और जो लोगों का रुझान है कि इंडिया अलायंस ही आनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने इन 9 सालों में बहुत ज्यादा सफर किया है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर आप रेफरेंस करेंगे, वो अगर आप तिजारत बिजनेस की रेफरेंस से करेंगे, वो अगर आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करेंगे, उन चीजों को बहुत सा हमने बैक शेल्फ पे देखा इन 9 सालों में। तो उस चीज से बाहर आने के लिए आज लोगों में वो जोश है कि वो वोट के लिए आएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरह से वोटिंग होगी, जो हमने पार्लियामेंट में भी विटनेस किया, और आज भी हमें तवक्का है कि लोग बहुत ज्यादा हिस्सा लेंगे जैसे दिखने को आ रहा है। लेकिन जो भी वोट जाएगा वो प्योरली जाएगा इंडिया अलायंस को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इफ्तिकार साहब। इस बीच हमारे साथ मोहम्मद अरशद खान साहब भी जुड़ गए हैं। आप राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का जो मूल आधार बनता है वो समाजवादी आंदोलन बनता है। समाजवादी आंदोलन के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब हम चलेंगे आरडी खजूरिया साहब के पास। आरडी खजूरिया साहब, अब तक जम्मू कश्मीर का जो चुनाव होता रहा है उसमें जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसकी भी सीटें हम खाली छोड़ते रहे हैं, और तो यह जो 90 सीटें अभी बनी हैं, इस 90 सीटों में से भी 4 सीटें लद्दाख की भी बाहर चली गई हैं, 7 सीट जम्मू में इन्होंने बढ़ाकर के चुनाव करा रहा है। तो इस सारे परिवेश में भारतीय जनता पार्टी और आने वाले दिनों में चुनाव का जो समीकरण बनने वाला है, आप उसको एक किस तरीके से देखते हैं आरडी खजूरिया साहब? धन्यवाद तिवारी साहब। मैं आपसे सबको नमस्कार करता हूं। जम्मू में कश्मीर के लिए एक सब लोग सोच रहे हैं, पूरा भारत भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि चलो एक दिन आया जो हम अपनी बात कह सकेंगे। पिछले 10 साल से हमारा मुंह बंद किया हुआ था, हमें 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, और उनमें अब ले करगिल वालों को तो असेंबली की सीटें भी नहीं है, ना उनकी असेंबली होगी, और जम्मू कश्मीर की असेंबली होगी लेकिन यूटी की होगी। हम अब अपने आप को पहले तो एक बहुत बड़ा मुल्क कहते थे, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, फिर हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के साथ
भारत के साथ मिले तो हम रियासत कहते थे, हमारा झंडा था, हमारा आइन था, तो हमारे से जो कुछ छीना गया वो वापस मिला नहीं। अब हमें ये भी शक है कि जो हमारी रियासत छीनी गई है हमें मिलने वाली नहीं है, आसानी से नहीं मिलेगी। पता नहीं अब इस पर भी जो 50-70 साल पहले जो हमारा एक संघर्ष रहा डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, अब उसमें एक और चीज ऐड हो गई कि अब रियासत लेनी है हमें। पहले तो हम सोचते थे हमारा स्पेशल स्टेटस है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर था, हमारा सदर रियासत था, वो उसको लेते 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 हम पहुंच गए कि चलो जो कुछ है इसी में रहेंगे। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। तो अब इस सरकार ने, भारत की सरकार ने पार्लियामेंट हाउस में, जिनके ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि हम बड़ी जल्दी आपको स्टेट दे देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्टेट हुड तो दे दो और इलेक्शन कराओ, लेकिन स्टेट हुड फिर भी नहीं मिली है। और 12 जुलाई को जो स्पेशल ऑर्डर निकाला गया, अमेंडमेंट निकाली गई, उसमें एडिशन निकाली गई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावरफुल किया गया, तो उससे हमें ये और शक पड़ गया कि हमें रियासत नहीं मिलने वाली है। अभी हमें असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे तो ड्यूटी चलेगी, और उस ड्यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो पावरफुल रहेगा दिल्ली की तरह। लेकिन हमें वोट डालना है, क्योंकि वोट एक अधिकार है, और हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कश्मीर में भी और जम्मू में भी सभी लोग जो मानते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही एक आज की दुनिया में हाल है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड जो है आज इस बात पर आ पहुंची है कि इलेक्टोरल प्रोसेस ही बदलता है समाज को, आइन को, और अपनी चीजें भी वही बदलता है। तो हम उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जो ड्यूटी का इन्होंने प्रोसेस रखा है कि ड्यूटी ही रहेगी बनकर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इलेक्शन होने जा रही है, जिस तरीके से हम कोलिशन सरकार या कोलिशन होने जा रही है, जैसे इंडिया अलायंस कह रहे हैं हम, हमें ये बड़ा अफसोस रहा इतनी मार खाकर। हमने मिलिटेंसी के दौर भी देखा, 75 साल पिछले भी देखे, और ये 10 साल भी इसमें बीच में देखे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के पीपल के इंटरेस्ट की एक पार्टी नहीं बना पाए, और हम एक पार्टी नहीं बन पाए। जम्मू कश्मीर की जो बात होती है हमेशा दो हिस्सों में ही होती है, कि जम्मू वाले क्या सोचते हैं, कश्मीर वाले क्या सोचते हैं। कश्मीर तो ये सोचता है, जम्मू वाले तो ये सोचते हैं, और एक उम्मीद लगी रहती है कि कश्मीर वाले अगर ये कर लेंगे तो जम्मू वाले भी ये कर लेंगे, तो हमारा दिन गुजर जाएगा। हम दिन गुजारने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि अभी भी हमारे अंदर इतनी मार खाकर, इतना कुछ खोकर, हम जम्मू कश्मीर का पिछले 10 साल में, जब पिछले 5 साल में जो गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल गुजरा, उसमें इकट्ठे बैठकर कश्मीरी पीपल या जम्मू कश्मीर पीपल इकट्ठे बैठकर ये नहीं सोच पाए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। पार्टियों ने सोचा होगा अपनी जगह कि मैं हुकूमत करूंगा तो ये फ्यूचर बना दूंगा, दूसरे ने सोचा होगा मैं हुकूमत करूंगा तो ये फ्यूचर बना लूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के पीपल को किसी ने कंसल्ट नहीं किया, ना तो इंडिया अलायंस ने कंसल्ट किया, ना इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने कंसल्ट किया। गवर्नर ने तो कोई मीटिंग करनी ही नहीं थी, ना तो जहां कोई पीपल एडवाइजरी कमेटीज हैं, ना कोई कंसल्टेटिव कमेटीज हैं, ना किसी से बात की जाती है। लेकिन पार्टियों में हमने पूछा कि चलो 5 साल हमने ऐसे गुजारे, एक पत्र निकालते, एक मैनिफेस्टो निकालते कि इस पर बात करो, क्या जम्मू कश्मीर ऐसे यूनाइट रह सकता है, जहां हम इकट्ठे होकर क्या ऐसी फोर्सों को धक्का दे सकते हैं। वो नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर आ जाकर इन पार्टियों पर ही रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस इस वक्त लोगों के मन में थोड़ा सा अट्रैक्शन कर रहा है। इंडिया को देखकर, भारत को देखकर, भारत में पार्लियामेंट हाउस के बीच डिस्कशन को देखकर, या एक लीडरशिप देखकर, किसी जिन्होंने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने, उसने जो एक मैनिफेस्टो निकाला, और मैनिफेस्टो में जो अब बातें कर रहा है कि सर्वे होना चाहिए इकोनॉमिक आधार पर, सर्वे होना चाहिए कास्ट के आधार पर, उससे पता चलता है कि अमीर आदमी कितने बने हैं और गरीब कितने रह गए। कुछ लोगों के सामने एक सोशलिस्ट विचारधारा का कुछ अंश दिखाई देता है, तो लोग थोड़े अट्रैक्टिव है। तो लाजमी है कि हम भारत के साथ है
तो भारत के साथ होते हुए हम भी अट्रैक्टिव है कि इंडिया अलायंस शायद कोई नई पॉलिसीज लाए और खासकर कॉम्युनलिज्म के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ, बंटवारे के खिलाफ और एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी जाती है उसके खिलाफ शायद कोई एक नई बात निकले। उस हिसाब से लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो हुआ है, हालांकि इन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया बीच में, पीडीपी ने भी उतनी ही जंग लड़ी है इन 5 सालों में जितनी इन्होंने लड़ी है, चाहे वो थोड़ी दिन रेस्ट होते हैं चाहे ज्यादा दिन रेस्ट होते हैं, सब मिलजुल कर होते हैं। हम भी जम्मू कश्मीर में एक पीस प्रोसेस को लेकर ऑल पार्टीज का लगातार युद्ध लड़ते रहे हैं, जंग लड़ते रहे हैं और कई बार हमें भी अरेस्ट किया गया, 2-2 4-4 दिन हमें भी रखा गया, लेकिन हम उस तौर पर नहीं पहुंच पाए कि जो होना चाहिए था कि हम क्या ताकत बढ़ा पाएंगे इतनी कि स्टेटहुड ले पाएंगे, क्या हम जनता को ऐसा आवाज दे पाएंगे कि आओ चलो पहले स्टेटहुड ले लें, वो नहीं होगा। हम उनकी रहम करमों पर रहेंगे, जाएंगे और हाथ पैरों को हाथ लगाएंगे, जो हाथ से हाथ मिलाएंगे, ये नहीं मुझे पता कि पाँव से मिलाकर होगा या हाथ से मिलाकर, लेकिन मांगेंगे इनसे ही। अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने छीना है उन्हीं से मांगना है, और जब तक जे हैं मुझे ऐसा यकीन है कि हमें स्टेटहुड नहीं मिलनी है। हाँ, अगर बदल जाता है हमारा भारतीय प्रशासन ही, भारतीय सरकार, वो सिस्टम अगर थोड़ा चेंज हो जाता है तो शायद कोई दूसरी पार्टी जो कहे कि चलो अब इन पर रहम करो, इनको स्टेट दे दो। कितनी देते हैं अब, वो भी उतनी देते हैं कि क्या यूपी वाला तरह कानून बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या पंजाब की तरह हमें ऐसे ही रगड़ा जाएगा। पंजाब वाले भी बड़ी देर से स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। हाँ, गुजरात में है, ईस्टर्न स्टेटों में, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में है, हिमाचल वालों को दिया है, जिनको मर्जी है उनको थोड़ा थोड़ा 371 A B C D E F G H तक दिया गया है। जिनको नहीं देना है, पंजाब को नहीं देना है तो नहीं देना है। और इसी तरह अगर हमारे साथ भी ऐसा होगा तो इलेक्शन हमारी जो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट साहब आपके पास हम फिर आते हैं जी, आपके पास फिर आते हैं। मैं एक बार और सबकी टिप्पणी ले लें। अब हम चलते हैं मोहम्मद अरशद खान साहब के पास। मोहम्मद अरशद खान साहब एक मदर टेरेसा फाउंडेशन चलाते हैं, जिसका पूरे देश भर में जिसका आधार इन्होंने बना रखा संगठन, और उसके बाद ये एक ऐसी पार्टी से संबद्ध है जो सदन में इस समय तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरी ताकत है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के उनका कहना है कि सीपीएम हमारे साथ आ गई है, और आने वाले दिनों में पीडीपी भी या जितने भी दल हैं वो सबके लिए हमारे यहाँ रास्ता खुला है और खुले मन से आह्वान किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन क्या कश्मीर में वहां की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा पर खड़ा उतरने जा रहा है? मोहम्मद अरशद साहब अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए, हमारी तो दुआएं, शुभकामनाएं और चाहत है कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसका जो दर्जा छीना गया है ये गलत किया है, और हम उम्मीद करते हैं मोदी सरकार जी से कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे, ताकि कश्मीर के लोग अपना मुख्यमंत्री चुने, अपनी सरकार चुने, और कश्मीर के आवाम के लिए कश्मीर के लोग खुद फैसला करें। ये नहीं कि कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री और सरकार अपनी चुने और फैसले दिल्ली से हों, तो ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के मंच से हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। कश्मीर मेरा बराबर आना जाना होता है, हर जिले में हमारा भारत किसान यूनियन का संगठन है। अभी समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने वहाँ थोड़ा बहुत बनाया है, लेकिन बहुत आधार नहीं बना पाए हैं, इसलिए हम चुनाव लड़े न लड़े इस पर कोई फैसला नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से है, और हम लोग चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे वहाँ पर अगर वहाँ के लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस दिए जाए, अभियान चला करके जो चाहे उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर बढ़ावा दिया जाए, तो वहाँ सेब से लेके तमाम फल, ड्राई फ्रूट्स हैं, केसर है,
और नीलम वगैरह भी निकलता है। तो अगर इन तमाम चीज़ों का एक्सपोर्ट होगा तो कश्मीर में खुशहाली आएगी, पैसा आएगा। वहाँ कश्मीर के लोग यूरोप में, एशिया के तमाम कंट्रीज में, अफ्रीका में, अरब कंट्रीज में अपने माल बेचे, सेब बेचे। तो एक तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहिए। और वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई आईडी साहब ने कि जम्मू अलग कुछ सोचता है, कश्मीर अलग सोचता है। ये सही है, जम्मू और कश्मीर को दोनों की आवाम को बैठाकर अगर एक किया जाए और ऐसा एजेंडा बनाया जाए तो कश्मीर और जम्मू के हित में होगा, स्टेट के हित में होगा, वहाँ के आवाम के भी हित में होगा। तो इस पे तो वहाँ की पार्टियों को काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अभी वहाँ थोड़ा थोड़ा कर रही है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि जम्मू और कश्मीर के आवाम को इकट्ठा किया जाए, दोनों के एजेंडे एक बनाए जाएं, ताकि जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग के जो नागरिक हैं, जनता हैं, वो मिलकर अपने हितों के लिए संघर्ष कर सकें, अपने अपने हितों की रक्षा कर सकें, जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए काम कर सकें। तो वहाँ पर यूटी है, ये गलत है, उसके लिए इंसल्टिंग है। और वहाँ पर जैसे दिल्ली है, यहाँ ऐसा कानून बना दिया मोदी जी ने कि केजरीवाल सरकार बहुत सारे फैसले नहीं ले सकती, उसे अपाहिज बना दिया गया है कि दिल्ली सरकार को। और यही कानून, दिल्ली वाला कानून ही, दिल्ली वाला पावर ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दे दिया गया है। तो वहाँ सरकार तो बनेगी, लेकिन ये लोग काम नहीं करने देंगे अगर उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप सब लोगों से अपनी बात जोड़ते हुए कि जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्दाख को अगर अलग कर दिया तो लद्दाख में भी विधानसभाएं बनाए, वहां भी चुनाव कराएं। छोटा ही स्टेट हो लेकिन वहां भी 20-25 विधानसभा बना दें। आबादी भले कम है लेकिन 20-25 विधानसभा बना दें, छोटा सा स्टेट बन जाएगा। वहाँ के आवाम भी अपने विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करें। और वहाँ बहुत जरूरत है, अब तो धीरे धीरे पेड़ भी लग रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह की कमी अभी भी वहाँ है, और रोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा राज्य है, वहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, और वहाँ की पब्लिक आतंकवाद नहीं चाहती। और जम्मू कश्मीर की पब्लिक बहुत खुश है। जब मैं इजहार तो नहीं करते, मैंने फील किया है कि 370 खत्म हुआ है तो उससे जम्मू कश्मीर के आवाम दुखी नहीं है, दुखी नहीं है, वो काफी खुश है, आतंकवाद घटा है। नहीं नहीं, ऐसा नैरेटिव ना बनाएं आप। मैं माजरत चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं भी हूं, हम भी उनमें से हैं। 370 हटने पे हम खुश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले खुश है। तो वहां पर अगर ये चीज जो है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां पर एक्सपोर्ट के लाइसेंस पब्लिक को दिए जाएं, बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार सही कदम उठाए, तो इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगा। तो हमारी दुआएं हैं, चाहत है कि इंडिया गठबंधन वहां सरकार बनाए और जम्मू कश्मीर के अवाम के हितों के लिए काम करे। जी सर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे इंद्रजीत सिंह के यहाँ। आप किसान आंदोलन के नेता रहे हैं और आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भी आप संबद्ध हैं। अभी तारिगामी साहब को भी आना है हमारे साथ में, लेकिन अब उनका नेट काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एक अमूमन धारणा है या मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि 370 खत्म करने के बाद, 35 खत्म करने के बाद बहुत अपना पूरा कश्मीर खुशहाल हो गया है और सब लोग प्रसन्नचित्त हैं और पूरा देश उनसे मिल गया है। वहां जाके शादियां करेगा, वहां जाकर के ये जमीन खरीदेगा। लेकिन वो जमीन कौन खरीदेगा? वहां पर वो जमीन खरीदने के लिए किसको इजाजत होगी? तो जाहिर सी बात है, चंद कारपोरेट हैं जिसके लिए उन्होंने ये सारे दरवाजे खोल रहे हैं, सारे सुख समृद्धि के दरवाजे खोल रहे हैं। सपने दिखाएंगे आनंद तिवारी को, सपने दिखाएंगे अरशद खां को, सपने दिखाएंगे इंद्रजीत को, सपने दिखाएंगे आम आदमी को, आप हिंदुस्तानी को। लेकिन वो अंततः पिछले दरवाजे से अब तक
जिन चंद कारपोरेट को वो पूरा धंधा करवाते रहे हैं और सिर्फ पर पूरी देश की संपदा उनकी तिजोरी में भर दिए, वही करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह जो चुनाव होने जा रहा है इसमें, और खास करके इंडिया गठबंधन के अभी कल जो इन्होंने बात रखा है अपना खड़गे साहब ने और फारूक अब्दुल्ला ने, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सबके लिए यहाँ दरवाजे खुले हैं, हम सब लोग मिलजुल के करेंगे और हमारी पहली जो हमारी इच्छा होगी, मंशा होगी कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और यही होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर को या पूरे देश को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। मणिपुर के लोग भी जाने कि हम भारत के हिस्सा हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग भी जाने कि हम भारत के हिस्सा हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी अपने आप को भारत का हिस्सा महसूस करें। तो इस संदर्भ में मैं जाऊंगा इंजीत सिंह जी आपकी टिप्पणी, और खास करके कि यह जो 4 राज्यों में चुनाव होना था उसमें 2 राज्यों की घोषणा हुई और उसमें एक राज्य आपका भी है, हरियाणा भी है, और उतनी ही सीटें हैं जम्मू कश्मीर में 3 दिन में हो रहा, ये 3 चरण में वहां चुनाव हो रहा है और आपके यहाँ तो एक ही दिन में करा दिया जाएगा। तो इन सारे समीकरण को आप कैसे देखते हैं इंजीत सिंह जी? मैं सभी साथियों का आदाब अर्ज करता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अब माइक करीब कर लीजिए जी। मैं अब आ रही है क्या? नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही। अपने माइक करीब कर लीजिए, माइक नहीं करीब ही है माइक तो। चलिए बोलिए। अच्छा हेलो, नहीं, हाँ जी, अब आ रही है क्या? बहुत कम आ। हेलो? हाँ, हेलो, उसको मुंह के पास कर लीजिए जो आप ईयरफोन लगाए हैं। अब आ रही है? हाँ आ रही, जी अब आ रही है। अब आ रही है? बोलिए। हाँ आ रही, बोलिए। हाँ जी, सुन रहा है क्या? जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। देखो जी, मैं आदाब अर्ज करता हूँ सभी साथियों को, और खासतौर पे हमारे जो कश्मीर के दोस्तों ने वहां की जो हालात के ऊपर जो रोशनी डाली है, जो तबसरा किया है, मैं आपको सलाम करता हूं सभी साथियों को। और काश ये बात जो है हिंदुस्तान की जनता के सामने जा रही होती। मतलब कश्मीर, हमें अफसोस होता है इस बात के लिए कि कश्मीर का इस्तेमाल जो है वो विभाजन पैदा करने के लिए किया गया। हिंदुस्तान के अंदर भी जनता को मतलब मजहब के नाम पर बांटने के लिए, और एक ऐसा कश्मीरी और कश्मीरियत, उसको तरजीह नहीं दी गई कश्मीरियत को। उसके अंदर कोई मजहब नाम की चीज नहीं है हिंदू मुसलमान के। कश्मीरियत एक बहुत ही रिच कल्चर है वास्तव में, लेकिन उसका बड़ा भारी नुकसान किया गया है आज तक। और ये मैं इस चैनल के ऊपर पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इस बात के ऊपर बहस होनी चाहिए। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, इनसे ये पूछा जाए टुकड़े टुकड़े गैंग कौन होते हैं? जो कश्मीर के साथ किया गया है, क्या वो टुकड़े टुकड़े नहीं है? उसकी कोई जस्टिफिकेशन बता दो, क्यों किया गया ऐसा कि आप उसको आपस में बांट के, और इस तरह आज भी वो स्टेटहुड को बहाल किए बिना वहां पे चुनाव की घोषणा की जा रही है। आप हरियाणा की ठीक है बात कर रहे हैं, लेकिन 4 स्टेट के इलेक्शन इकट्ठे नहीं करवा सके। जो ये कहते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक फला धकड़ा, आज वो 4 के एक दिन नहीं करवा पा रहे एक बार में। 2 एक बार हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा। और लोग लिख रहे हैं कि शायद महाराष्ट्र में भी कुछ घोषणाएं करनी बाकी है, इसलिए उसका जो है उससे वो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर अलग वो कर दिया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि ये बताया जाए, आज अगर देखा जाए जो भी कदम कश्मीर के लिए उठाए गए, आप ये बता दो जो अलगाव पसंद और अलहदगी पसंद और दहशतगर्दी पसंद लोग हैं, उनको मजबूत किया है कि आपने वहां के मतलब सेकुलर लोगों को मजबूत किया है? क्या वो खत्म हो गई दहशतगर्दी? नोटबंदी से शुरू किया था कि टेररिज्म खत्म कर देंगे, उसके बाद 370 और 35 से खत्म करके बोला कि इससे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। हो गई क्या? हमारे हरियाणा के अंदर कल ही डेड बॉडी आई इंस्पेक्टर की सीआरपीएफ का,
और 15 दिन पहले डेड बॉडी आई हमारे फौजी की। ये रोज का अफेयर है। आज वो जवाब दे दें इस बात का कि तुमने दावा किया था कि खत्म कर दिया जाएगा, अब तो नहीं है 370 वहां। आप एक बने हुए पुल को तोड़ते हो, किसकी मदद कर रहे हो? जो पुल मतलब ऐतिहासिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुस्तान और कश्मीर को जोड़ रहा है, उसको तोड़ के क्या हासिल करना चाहते हो? अभी आपने बताया डॉक्टर साहब कि ये प्रचार किया गया कि जमीन खरीद सकते हैं वहां, और इस तरह पेश किया गया जैसे कश्मीर में ही 370 है। दूसरे भी ऐसे हमारे इलाके हैं जहां पे ऐसे विशेष दर्जा मिला हुआ है। लेकिन आपको क्या बताऊं, मेरे को दुख होता है ये कहते हुए। हमारे जो मुख्यमंत्री थे, अब तो वो केंद्र में वजीर बन गए, खट्टर साहब, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जिन लोगों की शादियां नहीं हुई कश्मीरी लड़कियां मिला करेंगी 370 टूटने के बाद उनको। ये बात भी कही गई और हमने उसकी निंदा करी कि आप किसकी मतलब इस मत से क्या समझते क्या हो कश्मीर को और कश्मीर की जनता को और कश्मीर की लड़कियों को। ये खिलवाड़ नहीं तो क्या आप देशभक्ति के ठेकेदार बने घूम रहे हैं? ये देशभक्ति है कि ये मतलब देश के साथ गद्दारी है? एक के बाद एक इतिहास में जितनी खिलवाड़ हुई है कश्मीर के साथ, मैं कहता हूं कश्मीर के लोगों ने सबसे ज्यादा भुगता है उसके लिए। दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा शिकार कश्मीर के लोग हुए और उसमें कोई बचा हुआ कोई नहीं है, ना हिंदू बचा ना मुस्लिम बचा है, सब उसके शिकार हुए। तो ये सारा का सारा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हुआ है और बहुत लंबा इतिहास है इस बात का। तो मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि आपको ध्यान होगा जब कश्मीर की सरकार माइनॉरिटी में चली गई, उस टाइम पर एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए एक लेटर तैयार हुआ कि महबूबा मैडम को जब उनकी सरकार गई, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का लेटर भेजा कि हम बना लेंगे, मेजॉरिटी है हमारे पास। जवाब क्या मिला? बोले गवर्नर हाउस का, राजभवन का फैक्स की मशीन खराब थी। क्या बात है, क्या बात है। आप एक सीमावर्ती इलाके के बारे में जिसको चला रहे हो, आपको मतलब फैक्स की मशीन की वजह से जो दावा करना चाहते थे ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने का, जानबूझ के उनको उससे वंचित, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। वो उनको नहीं मौका, फैक्स की मशीन खराब हो गई। तो तुमको 2 क्विंटल RDX पुलवामा का कैसे दिखाई देता कि कौन सी गाड़ी लेके घूम रही है? आपकी फैक्स की मशीन ठीक नहीं है तो ये सारे के सारे पेगासस के जो तुम लेके आए इजराइल से स्पाइंग सर्विलांस करने के, वो कहां गए? ये हुआ है। और मैं देखो बात ये है जी कि अभी भी वही कारगुजारियां हो रही हैं। दुख की बात यह है कश्मीर के लोग चाहते हैं कि मतलब माकूल और नॉर्मलाइजेशन वहां पे हो। कितने दिन तक वहां इंटरनेट सस्पेंड करके रखा। आज अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा, आप अंदाजा लगाइए इतने बड़े इलाके के नौजवानों को, लड़के लड़कियों को जो नौकरी पे, जो पढ़ाई के लिए आज इंटरनेट के बिना हो सकता है? ये कितने दिन आप उनको पनिश किया है, सबके सबको थोक में। और उनको जब जनता को पनिश कर रहे थे आप, तो मदद किसकी कर रहे थे ये तो बता दो आप। मतलब जो लोग यानी सारे कश्मीर की जनता को ही प्रो पाकिस्तान बता देंगे क्या? जो मकबूजा कश्मीर जिसको कहते हो पाकिस्तान वाला, वही नहीं है प्रो पाकिस्तान, तो यहाँ वाले कैसे हो सकते जो उनके साथ उनका ही झगड़ा इतने दिन से चल रहा है। वहां के भी कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ हो रही है, यहाँ भी हुई। और एक जो किसी ने एक शेर कहा था, वो मैं आपको सुनाऊंगा, कश्मीर पे फिट बैठता है। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ये हुआ है कश्मीर के साथ, सदियां सजा पा रही है, पीढ़ियां सजा पा रही है। तो हम डॉक्टर साहब यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में है।
और आज उनकी इतनी खराब हालत है, मुख्यमंत्री वो बदल चुके, उनके अंदर भी गुटबंदी है और वो इनका सफाया करेगी हरियाणा की जनता। बहुत ज्यादा आक्रोश है किसानों में और सब में। और आपके हमारी किसान सभा कश्मीर में भी है। पिछले दिनों जो सेब पैदा करने वाले किसान हैं उनका बहुत अच्छा हमने एक इजलास वहां पे श्रीनगर में किया था किसान सभा की तरफ से, और उससे और हिमाचल में भी, यानी 50-50 रुपए किलो सेब लेके और आप बॉम्बे और दिल्ली की मंडियों के अंदर 350 रुपए किलो बेचते हैं अडानी, वो कौन उनको संरक्षण दे रहा है? क्या आप उसकी सेवा कर रहे हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि एक मैंडेट जो है कम से कम, चलो स्टेटहुड उनका अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसा मैंडेट आ जाए। और मैं सजूरिया साहब ने एक बात कही थी कि वो कह रहे थे कि जम्मू का जो रीजन है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। मैं कोई कश्मीरी मामलों का स्पेशलिस्ट नहीं हूं जी, एक मामूली हिंदुस्तानी हूं जो कश्मीर को क्लोजली देखता हूं, हमदर्दी रखता हूं। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जम्मू के अंदर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोग सीटें देंगे, क्योंकि केवल ये यहाँ हिंदू, मुसलमान, दलित, जाट, ब्राह्मण केवल ये नहीं है, लोग नागरिक भी है, किसान भी है, मजदूर भी, मुलाजिम भी, उनकी समस्याएं, महंगाई है, भयंकर बेरोजगारी है और सामाजिक जो ताना बाना खराब है, हमारी मतलब जो आपसी सद्भाव है वो खराब है बड़ी भयंकर रूप से। इसलिए हम ये आपके साथ हैं जी तहे दिल से, और हमारी पूरी सॉलिडारिटी आप लोगों के साथ है। और वहां की जनता एक ऐसा मैंडेट, एक ऐसा जनादेश दे दे जिससे कि स्टेटहुड भी बहाल हो और दोबारा से किसी तरीके से वो जो धरती के तख्ते के ऊपर सबसे जो खूबसूरत जगह बताई जाती है कश्मीर, वो फिर से वादियां और तमाम वो खिलखिला उठे, वहां के लोगों में खुशहाली आए, आगे बढ़े, कश्मीर मजबूत हो, हिंदुस्तान मजबूत हो, जम्मू मजबूत हो, सभी रीजन्स को ये मजबूती मिले, ऐसा रास्ता चुनाव से खुल जाएगा, ऐसी हमारी कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीत भाई, आपकी भावनाओं के साथ पूरा हिंदुस्तान है, पूरा भारत आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम फिर एक बार चलेंगे इफ्तिखार साहब के पास। इफ्तिखार साहब, जो पूरे देश में भावना बनाई गई है या नरेशन गढ़ने की कोशिश हो रही है, उस नरेशन टूट तो रहा है, और उस नरेशन के टूटने का ही परिणाम था कि 400 का पार नारा देने वाले लोग किसी तरीके से तमाम बेईमानियां, तमाम छल छत करने के बाद कहीं जाकर के 240 पर आकर के अटक गए हैं। तो ऐसी हालत में जम्मू कश्मीर के फिजा में जनतांत्रिक माहौल को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों के आप सरकार को आप कैसी कल्पना करते हैं इफ्तिखार साहब? देखिए, जहां तक पहले मैं शुक्रिया करता हूं इंद्रजीत जी का, जो सच में इन्होंने कश्मीर को नजदीकी से जाना है और जम्मू कश्मीर को नजदीकी से समझा है। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का मैं आपको सिंपल से एक कंक्लूजन में दे दूंगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 2 डमी पार्टीज को खड़ा किया था। दोनों की जमानतें जब्त, वो जवाब उनको नहीं था, वो जवाब बीजेपी को। जहां तक 370 की बात है, मैं यकीनी मोहकम से कहता हूं आपको, जितना आज हमने तो पहले दिन से, कश्मीर के लोगों ने पहले दिन से रिपेंट किया कि 370 हटना हमारे लिए मुसीबत की घड़ी होगी, क्योंकि हम ये पहाड़ी स्टेट है, यहाँ पे रहने के लिए छोटी जमीन है, उसके लिए महाराजा गरीब सिंह ने बहुत लड़ा है, लैंड राइट्स के लिए, 35A कहते हैं। उसके लिए आज की डेट में जम्मू के लोग भी खुश नहीं है। भले ही जम्मू के लोगों ने बाद में समझा ये बात को, लेकिन जम्मू के लोग
भी आज की डेट में हमसे ज्यादा नाखुश है इस चीज में। और जहां तक फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, फेडरल स्ट्रक्चर आज खाली कश्मीर नहीं मांग रहा है, आज फेडरल स्ट्रक्चर पूरा कर्नाटक, साउथ इंडिया मांग रहा है। आज फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर का एक नमूना है। जैसे हिंदुस्तान डेमोक्रेसी का एक नमूना है, वैसे ही हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर का नमूना है। और हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें कितनी भाषाएं, कितने मजहब है, कितने रंग है, और लेकिन हमारी आवाज एक है। जब इंद्रजीत जी बात करते हैं तो मुझे लग रहा है ये कोई श्रीनगर से आदमी बात कर रहा है, जब मैं बात करूंगा इनको लगना चाहिए कि हरियाणा से बात करते हैं। ये हम एक गुलदस्ते के फूल है, और इस गुलदस्ते में फेडरल स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर के गुण में गुनगुनाएगा, और ये भारत के वो लोग समझेंगे जो आज की डेट में, जैसे इंद्रजीत जी ने बखूबी बोला कि अगर 370 जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, जो हमें इस भारत ने दिया था, जो हमें इस हिंदुस्तान की राजनीति ने दिया था, ये 35 है, जो 35 है हमें एक इज्जत के तौर पे मिला था, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा अपना एक झंडा था। अगर ये चीजें हमारे पास थी, आपने ये चीजें हटाई, ये कह के कि उग्रवाद इन्हीं चीजों से था। आज की डेट में उग्रवाद का कोई नामो निशान नहीं है। तो आज कंटिन्यूअसली जो पुंछ एरिया में, राजौरी एरिया में जो शांतिपूर्ण एरिया था, जो जम्मू आपका शांतिपूर्ण एरिया था, जो वहां से हमारे लोगों की हत्याएं हो रही है, जो हर दिन वहां से एक एक कैफिन जा रहा है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? और क्या उसके अगर उन दिनों जो यहाँ तक जो 2019 तक हुआ, अगर उसके जिम्मेदार 370 था, तो आज के कत्ल गारत का जिम्मेदार कौन है? ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को उठ के बताना चाहिए कि इसके जिम्मेदार वो लोग हैं। एज सिंपल एज एनीथिंग। बाकी मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये हम ही नहीं, पूरी भारत वर्ष समझ चुकी है, पूरा भारत समझ चुका है। इवन तो यूपी में इनको जहां पे मंदिर की बोलबालाएं चली, वहां पे इनकी हार हो गई। आज हम एक है, हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में संजीदा लोग, इमोशनल लोग रहते हैं। हम लोगों में इमोशंस है, हम किसी के जाने पे भी रोते हैं, हम किसी के आने पे भी रोते हैं। हम लोग गले मिलना जानते हैं, हम लोग हाथ कम मिलाते हैं, गले ज्यादा मिलते हैं। तो इस मुल्क में ये हमें कितनी देर मजहब के नाम पर, कितनी देर भाषाओं के नाम पर, कितनी देर रंग रूप के नाम पर डिवाइड करेंगे? फाइनली हिंदुस्तान ने समझा है। जो 400 की बात आपने की और उसमें 200 पे बीमार पड़ी, वो जवाब था, और आगे इससे ज्यादा जवाब मिलेंगे। और ये जवाब जम्मू कश्मीर से आप बिल्कुल बहुत जल्द सुनेंगे, तो बहुत ही करारा जवाब होगा जब बीजेपी का यहाँ पे कहीं नामो निशान नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हम फिर चलेंगे आरडी खजूरिया साहब के पास। ये 5 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, उस संदर्भ में आप देश की जनता को और जम्मू कश्मीर के लोगों को, माननीय मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका अनम्यूट कीजिए। जी नहीं, हमारा संदेश तो यही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आ रही है। हम सभी लोगों से कहेंगे कि इलेक्शन में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करें जो इंडिया अलायंस के तहत बने, और वो यूनिटी उनके अंदर भी अच्छी हो, और वो आइन, वो हाउस बनते ही पहला प्रस्ताव यही पास करें कि स्टेटहुड दी जाए, और अगर नहीं मिलती तो उस पर संघर्ष करें। वो अगर अंदर संघर्ष करेंगे तो हम बाहर संघर्ष करेंगे, और भारत के सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो हमारे संघर्ष को सपोर्ट करेंगे, ताकि कम से कम हमें इज्जत तो मिले, और नहीं तो हमें वोट डालने का कोई फायदा नहीं होगा। बाकी हमने चीजें, आप पहले ही मैंने सुनाया कि हमने खोया बहुत कुछ है। अभी भी 24 सीटें खाली इन्होंने भी रखी। ये अगर अपने दवा 370 तोड़कर कोई हल निकाल गए होते तो वो 24 सीटें या तो दे देते या ले लेते। लेकिन अभी भी, आज भी वो आइन में जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है इलेक्शन कमीशन ने, उसने यही लिखा है कि 24 सीटों को बाद में इलेक्शन करवाया जाएगा। 90 पर कर लेंगे और 24 पर बाद में करवाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो 24 सीटें पिछले 47 से वहां पर चल रही हैं, तो फिर आपने 370 तोड़कर किया क्या? इसलिए मतलब कोई नहीं निकला। ये सिर्फ एक बदले की भावना से हमारे साथ बदला लिया गया कि जम्मू कश्मीर, और कहते भी हैं वो कि हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बदला लिया, हमने फलाने का बदला लिया।
आइन ने सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार इस 370 को और हमारे स्टेटस को विद हेल्ड किया था कि ये नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये कहते रहे हम बदलेंगे। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ बोलते रहे। अब हम बोले अगर हम 370 लेंगे तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया। अब आप वाला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, हमारे वाला सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया।